मतलब आप जानते हैं कि दोनों इकॉनमी मार्केट इकॉनमी एंड प्लान्ड इकॉनमी का मिक्सचर है। अच्छा, अब जब आप मिक्स्ड इकॉनमी की बात करेंगे तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जनाब हमें इसको डिफ़ाइन करना है। कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने दोनों की डेफिनेशन को मिक्स कर दिया था। वो इस तरह से किया था कि हमने ये कहा था कि देखिए हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे ना तो हम पहला सेंटेंस सारा वही रखेंगे। वो क्या कि एन इकोनॉमिक सिस्टम in which resources are allocated by government and demand and supply forces। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर रिसोर्सेज एलोकेटेड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, वो प्लान्ड इकोनॉमी है। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय डिमांड सप्लाई, मार्केट इकोनॉमी है। और एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट एंड डिमांड सप्लाई फोर्सेस, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट भी कर रही है रिसोर्स एलोकेशन और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। मिक्स्ड इकोनॉमी में याद रखिए कि जो बेसिक रिसोर्स सप्लाई है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो सवालात आते हैं वो डिटेल डिफरेंट हैं, जो आपके प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के हवाले से पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो सवालात पूछे जाएंगे उन सवालात में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो समझा जाता है वो ये है कि जनाब आप ये बता दीजिए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में आम तौर पे एग्ज़ामिनर ने ये सवाल 4 दफ़ा मेरे यानी जब से पढ़ा रहा हूँ मैंने देखा है कि उसने पूछा है, तो उसने ये नहीं कहा कि राइट डाउन या लिस्ट डाउन द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सप्लेन कर दें, ब्रीफ कर दें फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब भी है इसकी बजाय, यानी पूछा यही है लेकिन इसकी बजाय पूछा है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जबकि जवाब इसका फीचर ही है। वो क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जबकि इसमें राइट डाउन जो किए जा रहे हैं वो फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी किए जा रहे हैं। अब फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ये हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है मार्केट को, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है मार्केट को। अब गवर्नमेंट रेगुलेट कैसे करती है मार्केट को? गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि गुड्स की प्राइसेस कंज्यूमर की रीच से बाहर ना हो जाएं और इसकी कीमतें इतनी कम ना हो जाएं कि प्रोड्यूसर अफोर्ड ना कर सके। लिहाजा गवर्नमेंट जो है कुछ लॉज बनाती है जिसके अंदर मिनिमम वेज रेट है, इनटाइटल हॉलीडेज हैं, ठीक है जी, लीव है, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को फ्रीली काम नहीं करने देती, बल्कि इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बनाती है। रेगुलेशंस का मतलब कानून बनाती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कानून साजी करती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल एक्टिविटी, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है कमर्शियल एक्टिविटी को। पॉसिबल एक्सेस डेट माइट अकर इन कंप्लीट फ्री मार्केट इकोनॉमी विदाउट एनी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, के बजाय जो कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो काबिल कबूल नहीं होती। लिहाजा यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कानून साजी जो है वो लाजमन करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ लाज बनाती है,
ठीक है जी। तो पहला फ़र्क तो ये है कि इसके फीचर में ये है कि वहाँ पे एक साइड प्लान्ड इकोनॉमी में सारा निज़ाम गवर्नमेंट चला रही है और दूसरी साइड मार्केट इकोनॉमी में सारा निज़ाम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर छोड़ा हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट दरमियाना रोल लेती है, कुछ हिस्सा डिमांड सप्लाई फोर्सेस को देती है, कुछ वो खुद टेक ओवर करती है। इसके बावजूद भी वो कानून साजी करती है, रेगुलेट करती है चीज़ों को, ताकि कानून के ज़िम्मे में रहते हुए काम किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेगुलेट होती हैं चीज़ें, ठीक है। हमजा बेटे मैंने की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है वो ये आती है कि टैक्स सिस्टम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो पहली बात क्या है कि कानून साजी करती है गवर्नमेंट। दूसरा काम गवर्नमेंट का क्या है कि वो टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगा के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हैं। वो कैसे कि गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन रिच एंड अमीरों पर टैक्स लगाते हैं एंड ट्रांसफर इट टू पुअर्स। वो अमीरों पर टैक्स लगाते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पुअर्स की तरफ। कैसे कि इस पैसे से वो हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, इस पैसे से वो एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं गरीबों के लिए, इस पैसे से वो जो है वो फिर पार्क्स वगैरह बनाते हैं। इस तरह पैसा जो है वो अमीरों की जेब से निकल के गरीबों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो रोल आपको समझ आ रहा होगा। पहला रोल तो ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कानून साजी करती है कि जी इससे कम उजरत नहीं दी जा सकेगी। मिनिमम वेज रेट का मतलब आप इससे कम उजरत नहीं दे सकते वर्कर को। हॉलीडेज़ आपको इतने देने पड़ेंगे। कोई बंदा बीमार है तो उसको सिक लीव देनी पड़ेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि वर्कर की सेहत और के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। इतनी लाइट, पानी, ये वो सारा प्रोवाइड करें। तो एक तरफ कानून साजी करके वर्कर की कम से कम उजरत शेयर की जो है वो इंश्योर की जाती है, उसकी छुट्टियां इंश्योर की जाती हैं, उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर की जाती है। और भी लाज हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए लाज होते हैं, एंटी मोनोपोली लाज होते हैं। तो बहुत सारे लाज गवर्नमेंट बनाती है ताकि इकोनॉमी में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसके बावजूद गवर्नमेंट अमीरों पर टैक्स लगा के वो पैसा गरीबों की फलाह पे खर्च करती है ताकि दौलत की रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी दोबारा तकसीम हो सके। तो एक बात ये यहाँ तक क्लियर है, तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटे। रोल ऑफ गवर्नमेंट अगर आएगा तो मेरा ख्याल है कि 6 मार्क्स का होगा। तो कम से कम एक हेडिंग के नीचे मेरे नज़दीक 2 लाइंस लाजमी लिखनी चाहिए, और मैं इतना को तैयार कर रहा हूँ कि आपकी 2 लाइंस मुकम्मल हो जाए, ठीक है ना। तो आई एम गिविंग यू 2 लाइंस राइटिंग बिलो ईच हेडिंग एटलीस्ट। तो वो मैं कर रहा हूँ कि इन यूसेस फीचर के हवाले से मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट इंश्योर एंड मेक अ लीगल फ्रेमवर्क और मेक लॉज फॉर मिनिमम वेज रेट, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, फॉर एंटी मोनोपोलीज लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी, सिक लीव ऑफ द वर्कर। तो इस तरह करके आप इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद टैक्स impose tax on the rich and consume on the welfare of the poor by making health, education and parks etc. अच्छा, फिर गवर्नमेंट इसके अंदर प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट नाफिज करती है। अच्छा, अब आपके लिए ये बात नहीं है, ये मैंने आपको करा दिया था। आपको याद होगा मैंने 2 डायग्राम्स कराए थे, एक था सीलिंग प्राइस और एक था फ्लोर प्राइस, याद है आपको। अब ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कि मैं चैप्टर 2 और 3 पहले करा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आके जब आपसे बात करूँ सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस तो आपको याद हो गई, ये उसकी बात हो रही है, प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट। आई होप सो फॉर यहाँ हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये तो पता है ना प्राइस कंट्रोल क्या है। कि प्राइस कंट्रोल ये होता है कि जब पता है कि कंज्यूमर जो है वो इस डिमांड एंड सप्लाई वाली प्राइस पे ख़रीद नहीं सकेगा तो प्राइस को मार्केट प्राइस से नीचे रखा जाता है, और इसको याद होगा आपको, इसको हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, और जब पता है कि सेलर इक्विलिब्रियम प्राइस पे प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा तो फिर क्या किया जाता है, फिर
डिमांड एंड सप्लाई वाली प्राइस की बजाय इससे ऊपर प्राइस रख दी जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्राइस सपोर्ट। ठीक है, प्राइस सपोर्ट, और हम इसको फ्लोर प्राइस भी कहते हैं और हम इसको मिनिमम प्राइस भी कहते हैं। और दूसरी डायग्राम में जो मैंने बनाई है उसके अंदर हम उसको प्राइस कंट्रोल भी कहते हैं, उसको सीलिंग प्राइस भी कहते हैं और उसको मैक्सिमम प्राइस भी कहते हैं। तो ये हमने जो है काम कर लिया था, लिहाजा सिर्फ हेडिंग लिखना है और इसकी एक लाइन की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। प्राइस कंट्रोल की डेफिनेशन लिखनी है और प्राइस सपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है। प्राइस कंट्रोल फॉर द हेल्पिंग कंज्यूमर्स एंड प्राइस सपोर्ट फॉर द हेल्पिंग। जी, प्राइस सपोर्ट किसके लिए होता है? शाबाश। प्राइस सपोर्ट किसकी मदद करता है, कंज्यूमर की या सेलर की? शाबाश, सेलर की। और प्राइस कंट्रोल किसकी मदद करता है? प्राइस कंट्रोल किसकी मदद करता है? एंड दैट इज हेल्प द बायर आर कंज्यूमर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपका तीसरा हेडिंग है। तो पहला हेडिंग क्या है? गवर्नमेंट कानून साजी करती है, मिनिमम वेज रेट रखती है, मिनिमम, उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बनाती है, एंटी मोनोपोली लॉज बनाती है। दूसरा ये है कि टैक्स अमीरों पे लगा के गरीबों पे खर्च करती है। और तीसरा ये कि प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट नाफिज करती है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर को क्यों पहले चैप्टर वो पढ़ाने पड़े। अगर मैंने वो ना पढ़ाए होते तो यहाँ मुझे ये पढ़ाना इंतहाई मुश्किल पड़ा होता कि मैं डायग्राम में बना बना के आपको समझा रहा होता और आपको फिर भी समझ नहीं आनी थी, मुश्किलात होनी थी। तो ये बच्चों जो है हम इसको कह रहे हैं कि ये इसके क्या हैं, ये फीचर हैं, ये गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है जी, ठीक हो गई बात। तो 3 हेडिंग है, 6 नंबर हैं इसके, तो आपको कम से कम मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 लाइनें इसके नीचे ऐड लाजमी करनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी मुल्कों में इसे फॉलो किया गया है, जितने भी मुल्कों में इसे जो है अडॉप्ट किया है, उन मुल्कों में क्विक ग्रोथ हुई है। इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है, जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया उसके यहाँ डेवलपमेंट बड़ी जल्दी से हुई। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता रहता है। जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करना नहीं चाहता वो गवर्नमेंट कर देती है। इस तरह दोनों एजेस से जब काम कवर होता है तो बोथ सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों इक्वली ऑपरेट करते हैं, तो इकोनॉमी की पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में हो जाते हैं, कुछ लोग सेमी गवर्नमेंट में हो जाते हैं, तो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। दूसरा मसला ये, इट क्रिएट अ बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जैसे एक ही इलाका जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है कि सारी इंडस्ट्री लाहौर के करीब लगी हुई है, सारी इंडस्ट्री कराची के करीब लगी हुई है। अब गवर्नमेंट को ये पता है कि यार हमारा जो सिंध से मुल्का पंजाब है और इंटीरियर सिंध है वो खासा बैकवर्ड है और दूसरे बलूचिस्तान हमारा खासा बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट उसके यहाँ कोई टैक्स फ्री जोन बना सकती है, कोई और सहूलियात दे सकती है कि आप इंडस्ट्री यहाँ लगाएं। इस तरह आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ अ कंट्री will be able to create policies for improvement of every region. The government would also try to develop each sector of population. तो हर इलाके के लिए अलग-अलग मनसूबाबंदी करके उसे तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। इसके बाद इसमें यह है कि encourages lesser income inequality। जितना मार्केट इकोनॉमी में इनक्वालिटी है ना, यहाँ उतनी नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में निस्बतन लेस इनक्वालिटी होती है, गरीब और अमीर के दरमियान होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वहाँ पे होती है। इसलिए कानून साजी की जाती है ताकि गरीब थोड़ा सा ऊपर आए और अमीर थोड़ा सा कंप्रेस हो और दोनों किसी एक जगह पे आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि जो है, हमने दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि एक तो यहाँ क्विक डेवलपमेंट है। अमीर और गरीब मुल्क जो है, अमीर और गरीब जो सॉरी गलत बोल रहा हूँ, दोबारा बोलते हैं। यहाँ पे एक तो क्विक डेवलपमेंट है, उसकी वजह ये है कि जो सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता वहाँ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देती है, दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं तो बड़ी फास्ट ग्रोथ होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ हर इलाके की डेवलपमेंट के लिए अलहदा प्लानिंग की जा सकती है, लिहाजा ग्रोथ फास्ट होती है। और तीसरी बात यह कि ये इनकरेज करता है कि अमीर और गरीब का फ़र्क थोड़ा कम किया जाए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों पर खर्च किया जाए, इस तरह मामला बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, अब रही बात ये
कि एक तो हमें ये बात समझ आ गई। अब मसला है इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इसके ड्रॉबैक्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो चीज़ आ रही बेटे, जिसका नेट थोड़ा सा डाउन जाएगा, उसका हल्का सा ब्लर होता है, लेकिन उसकी वजह ये कि क्योंकि स्क्रीन भी आ रही होती है, साथ मेरी पिक्चर भी जा रही होती है, और थोड़ी देर में इंटरनेट आपका ठीक हो जाएगा, और वो आपका इंडिविजुअल होता है, सबका नहीं होता। अच्छा, अब ये ड्रॉबैक्स, इट ब्रिंग्स अबाउट द फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। इसमें एक ख़तरा रहता है कि गवर्नमेंट कहीं एकदम से हमारी इंडस्ट्री को टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का मकसद फलाह होती है आवाम की। तो अगर हमने थोड़ी सी ज़्यादा मुनाफा अर्न करने की कोशिश की तो ऐसा ना गवर्नमेंट जो है वो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी पब्लिक सेक्टर में टेक ओवर कर ले। ऐसा पास मुल्कों में हुआ है और पाकिस्तान में भी हुआ है। तो कहता है एज द प्राइवेट द पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, द गवर्नमेंट वुड हैव एबिलिटी टू ओन एंड नेशनलाइज एनी इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को क्योंकि कारोबार चलाना आता होता है, इससे वो प्राइवेटाइज को इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके पब्लिक सेक्टर में टेक ओवर कर सकती है। ये ख़तरा मल्टीनेशनल को बहुत बड़ा ख़तरा रहता है इसके अंदर, और इसलिए मल्टीनेशनल जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त खासी सोचो विचार करती हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट ने हमारी पूरी इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली तो हमारा सारा पैसा फंस जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात जो है वो ये है कि इट कुड रिस्क द गवर्नमेंट टू गो टू फार। मिक्स्ड इकोनॉमी में अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन द प्राइवेट सेक्टर वुड समटाइम बिकम क्या है गेसिंग द गेम डैट वुड रिजल्ट इन अनफेयर प्रैक्टिस इन बोथ साइड्स। के नतीजा ये होता है कि दोनों ही इतने केयरफुल हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट रिस्क ये होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा दूर तक ना निकल जाए कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को टोटली काम ही ना करने दे। और फिर इसके अंदर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और टैक्सेस का बर्डन सारे का सारा जो है वो कमाने वालों पे आ जाता है। चूँकि गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्टेट के तौर पे सामने आना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते हैं। और आप देखिए हमारी भी इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है, इसलिए यहाँ पे भी टैक्सेस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो अब बात ये है कि हम सबसे पहले तो आपसे एक एक करके बात दोबारा करते हैं, फिर आपसे सवाल भी पूछते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे फ़ीचर से ही चलते हैं दोबारा। फ़ीचर में सबसे पहला फ़ीचर है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट कानून साजी कर लेती है और उस कानून साजी के तहत निज़ाम को चलाती है। उसके अंदर वर्कर की उजरत फ़िक्स करती है, वर्कर की छुट्टियां फ़िक्स करती है, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी इशू फ़िक्स करती है, बाज़ वक़्त एंटी मोनोपोली लॉज भी बनाती है। तो सबसे पहली बात है कि रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा? क्यों भाई तलहा, ठीक हो गई बात? अच्छा चलिए, दूसरा आ गया क्या जी, टैक्स सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, अमीरों पर टैक्स लगाते हैं, गरीबों पे खर्च करते हैं, ताकि अमीरों की आमदनी थोड़ी कम हो और गरीबों की थोड़ी मदद हो सके। कैसे करते हैं, हेल्थ पे पैसा लगाते हैं, एजुकेशन पे लगाते हैं, पार्क्स पे लगा देते हैं। तीसरी बात, प्राइस कंट्रोल और प्राइस सपोर्ट नाफिज करते हैं। ये दोनों बातें हो चुकी हैं, सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस। आगे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगाता वहाँ गवर्नमेंट लगा देती है, पब्लिक सेक्टर लगा देता है। दूसरी बात ये, चूँकि हर इलाके की ग्रोथ अलग-अलग होती है, लिहाजा क्या होता है कि कोई भी इलाका बैकवर्ड नहीं रह सकता। आप हर इलाके के लिए अलग प्लान बना सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर सूबे के लिए अलग प्लान बन सकता है। और इसी तरह इनकरेज करते हैं लेस इनकम इनइक्वालिटी, चूँकि पैसा अमीरों से गरीबों की तरफ जाता है तो गरीब और अमीर का फ़र्क थोड़ा कम हो जाता है और इनका मार्जिन क्लोज हो जाता है। चलते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ। ड्रॉबैक्स में नेशनलाइजेशन का डर रहता है। नेशनलाइजेशन क्या होता है, नेशनलाइजेशन ये होता है कि हुकूमत प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे कब्जा कर ले और कहे जी हमने चलानी है, और उनको क्या दे देंगे आपके पैसे जिससे आपकी इंडस्ट्री बनी है। जी बच्चों, ये बात कह रहे थे आप, नेशनलाइजेशन की क्या बात कर रहे थे? क्लियर है बच्चों, नेशनलाइजेशन क्या है? नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो टोटली उनकी इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेती है और कहती है अच्छा भाई पैसे लेटर ऑन आपके दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये भी है कि ऐसा ना गवर्नमेंट टू फार निकल जाए, बहुत आगे तक निकल जाए और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को चलने ही ना दे, सारा काम गैसिंग पे हो रहा है, गैस वर्क हो रहा हो सारा, गवर्नमेंट अपने तीर तुक्के लगाती रहे। और एक मसला ये
कि टैक्स का भारी बोझ गरीबों पे डाल दिया जाता है, बल्कि आवाम पे डाल दिया जाता है, ताकि टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा सके और उससे जो है वो लोगों की फलाह के काम हो सकें। तो फिर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ा सीरियस इशू है। बाज़ मुल्कों में आपकी आमदनी का 40 से 60% तक गवर्नमेंट एज अ टैक्स ले जाती है, इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो जी लिखकर एंटर कीजिए। जी शाबाश। और अगर कोई आपका हेडिंग मिसअंडरस्टूड है तो उसको लिखें ताकि मैं लिख सकूं। जी, मियाँ तलहा का सवाल है कि पाकिस्तान में तो गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। देखिए बेटा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का फेलियर होता है। अब हर जगह तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिम्मेदार तो नहीं है। अगर चलाने वाले नालायक होंगे तो निज़ाम में ज़ाहिर है तबाही आएगी। तो ये जो है, ये हमारी जो प्लानर्स हैं उनकी गलतियाँ हैं, और कुछ ये कह लीजिए कि हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ हमारी अपनी भी पॉलिटिकल चॉइसेस गलत रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे ऊपर ये मुसल्लत रहा है। नेशनलाइजेशन बेटा वो होता है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरी फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करती है कि बशीर साहब आपके पैसे आपको दे देंगे, आपकी इंडस्ट्री आप नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे। तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेती है, उस पर कब्ज़ा कर लेती है, उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है आके, और आपसे आपकी इंडस्ट्री छीन लेती है। जी बेटे, अब बात समझ आइए? जी, गवर्नमेंट कब्ज़ा कर लेती है इंडस्ट्री पर, और फिर वो कहती है हम चलाएंगे, आप ना चलाएं, और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, जितने पैसे आपने लगे हैं आपके पैसे किस्तों में आपको दे देंगे। भट्टो साहब ने जब नेशनलाइजेशन किया था, ये बात है हमारी पैदाइश से भी दूर पहले की, कोई 60 की दहाई में कहते हैं। तो उस वक़्त ये हुआ था कि उन्होंने जो बीको कंपनी थी, डैट वाज मेकिंग डिज़ाइनिंग रेलवे इंजन, उसके जो मालिक हैं उनकी मर्सिडीज़ अंदर रह गई थी। तो सुबह जब वो गए तो उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी तो दे दे, नेशनलाइज तो कर लिया है। तो सुनने में आता है, डेट्स वाक़या, मैंने पढ़ा नहीं सुना है, कि वहाँ पे खड़े जो सिक्योरिटी पीपल थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, जो चीज़ अंदर आ गई वो अब गवर्नमेंट की है। उन्होंने उसकी मर्सिडीज़ भी वापस नहीं की थी। ये हाल था नेशनलाइजेशन। अच्छा बच्चों, हाँ दैट्स थिंग, बस कानून एक बनाया और कर लिया, और क्या है। अच्छा बच्चों, अब क्लियर है तो जी लिख के एंटर करें, या कोई भी हेडिंग लिख के दें जिसको मैं एक्सप्रेस करूं। आपको जहन में ये होना चाहिए कि आपको कम से कम हर हेडिंग के नीचे 2 लाइनें लिखनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी शाबाश। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 2, देखिए मसला ये कौन तय करेगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के रोल को बैलेंस कौन करेगा। यानी आप ये लिख सकते हैं कि हु विल बैलेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कौन बताएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है। तो गवर्नमेंट को जब इख्तियारात मिले, वो पता नहीं कहाँ तक बात चली जाए, तो कहते हैं कि माइट बी गवर्नमेंट गो टू फार, गवर्नमेंट बहुत आगे निकल जाए, ठीक है? तो कौन बताएगा किसका क्या रोल है। तो दिस इज़ व्हाट योर सेकंड हेडिंग, प्लीज़। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, ठीक है? लेट मी सी, इसको ऐसे कर दें हम, मैं इसको कीप करके 1 मिनट यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं इस तरह लिखता हूँ, हु विल बैलेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट
सेक्टर, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आप कह रहे हैं टैक्स बर्डन फॉर द वेलफेयर गवर्नमेंट में इम्पोज टू मच टैक्स। मुझे पता है कि अभी आपके सामने स्लाइड नहीं है, लेकिन वो मैं उसको इंग्लिश लिखने की बजाय कंपोज ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। which is burden for citizens। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब आपके सामने रखते हैं इसको 9C। अब देखिए वही बात है, मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ। अब मैंने ड्रॉबैक्स में थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने यूँ लिखा है कि यू विल राइट डाउन लाइक दिस, हु विल बैलेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कौन होगा जो इनके रोल को बैलेंस करेगा। गवर्नमेंट में टेक टू मच रोल, हो सकता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल ले ले। अच्छा, दूसरी बात यह है क्योंकि गवर्नमेंट पावरफुल है, इट कैन लीड टू हायर टैक्सेस फॉर वेलफेयर। गवर्नमेंट में इम्पोज टू मच टैक्स विच इज़ अ बर्डन फॉर सिटीजन्स। जो सिटीजन्स के लिए क्या हो सकता है, बर्डन हो सकता है। अब ठीक है बच्चों जी, अब आसान हो गया सेंटेंस, अब लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़े सेंटेंस और कर दिए जैसे कि आप लिखना चाह रहे हैं। अब सब बच्चे बताएं, अब यही आपको सेंड कर दूंगा, आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ टैक्सेस होना चाहिए, टैक्स की बजाय है, इसको ठीक कर दें, टैक्सेस। ओके जी, क्लियर है। तो अब ये तीनों सिस्टम मुकम्मल हो गए। कौन कौन सा, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है, पक्की बात है। कोई और सवाल है तो कर लें, फिर आगे चलते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट का भी लिख दें, गवर्नमेंट रेगुलेट का देख लेते हैं यार। गवर्नमेंट रेगुलेट का कहाँ पे है, गवर्नमेंट रेगुलेट का पहले वाला है ना। गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल एक्टिविटी टू प्रिवेंट पॉसिबल एक्सेस दैट माइट अकर कंप्लीटली फ्री मार्केट। नहीं यार, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, आसान सा लिखा हुआ है, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अगर मुश्किल लगा तो आप मुझे व्हाट्सएप बता दीजिएगा, मैं इसको भी आसान कर दूंगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सोच समझ के लिखा हुआ है, ठीक है। कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह हालात आज़ाद नहीं छोड़ रही, बल्कि वो लाज बना रही है, बल्कि लाज की किस्म भी लिखी हुई है, मिनिमम ला, इंटाइटलमेंट, हॉलीडेज, मैंडेटरी लीव, हॉलीडेज़। अच्छा, उसमें भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर 1-2 लाख कम भी लिख दोगे कोई बात नहीं है, एक आध बात कम भी हो जाएगी कोई बात नहीं। अच्छा, पहला पैराग्राफ भी लिख देंगे वो भी ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पलीफिकेशन वाला लिख दोगे खाली, तब भी बात बन जाएगी, डिस्क्राइब हो जाएगी बात, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब चलें बात करते हैं कि ये तीनों मुकम्मल हो गए, अब क्या करना है। अब याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे लिए मसला ये आता है कि हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बता दीजिए कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये सवालात का कैसे जवाब देते हैं, मेजर क्वेश्चंस का। अब मसला ये होता है कि जो यहाँ कंपैरिजन आ जाता है तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स का। अच्छा, बच्चे बड़े परेशान हो जाए, यार कंपैरिजन आ गया, आप क्या करें। कंपैरिजन में सिर्फ ये बताना होता है कि इन 3 सवालों का जवाब आप कैसे देंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट इकोनॉमी कैसे जवाब देती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे जवाब देती है और प्लान्ड इकोनॉमी कैसे जवाब देती है। खूबी की बात यह कि सवाल जितनी दफ़ा भी आया और किताब में भी दिया हुआ है, इन तीनों के अंदर इस्लामिक इकोनॉमी को शामिल नहीं किया उन्होंने, तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं इसको ईजी रख रहा हूँ जैसे वो कर रहे हैं। अब देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का फैसला मार्केट इकोनॉमी में कैसे होता है। मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का फैसला कैसे होता है कि मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस होता है क्या। व्हाट टू प्रोड्यूस होता है कि तुम नेसेसिटीज़ बनाओगे या तुम लग्जरीज बनाओगे, क्या प्रोड्यूस करोगे।
ये फैसला करना है। मार्केट इकोनॉमी में सिंपल फैसला इस बुनियाद पे होता है कि जिस चीज़ की डिमांड है, द प्रोडक्ट डिमांडेड, जो भी प्रोडक्ट डिमांड किया जाता है मार्केट इकोनॉमी में वो बनाया जाता है। देखा ये जाता है कि जनाब जो है हमने जो मार्केट में मांगा जा रहा है वो आप दे दो, ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर ये भी नहीं देखा जाता कि डिमांड करने वाला अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले, जैसे वो आपसे कोई गैर अखलाकी चीज़ मांग ले, जैसे वाइन है, सिगरेट्स हैं, तो वो भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये किया जाता है कि जिस चीज़ की डिमांड है वो प्रोड्यूस कर दो। अच्छा, प्लान्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका फैसला जो है, डिसीजन जो है, डेट इज़ मेड बाय इसका जो फैसला है, डिसीजन है, वो करता है, कौन करता है शाबाश, डिसीजन कौन करता है शाबाश, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका फैसला गवर्नमेंट करती है कि क्या बनाना है। अगर आप चाहें तो आप प्लानिंग बोर्ड भी लिख देंगे, वो भी ठीक है, कि वहाँ पे प्लानिंग बोर्ड होता है और वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ बनानी है, क्या नहीं बनानी। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो चीज़ बनाता है जो डिमांड की जाती है, और जो पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूस करती है जो गरीबों की ज़रूरियात हैं, तो वो नेसेसिटीज़ को इंश्योर करते हैं, इसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों से बेहतर हुई ना, कि एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर होने ही नहीं दे रहे, प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि क्या प्रोड्यूस करना है, और मार्केट इकोनॉमी में जो डिमांड आ रही बनती जा रही है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर वो बना रहा है जिस चीज़ की डिमांड है, और पब्लिक सेक्टर वो बना रहा है जो गरीबों की ज़रूरियात है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आ गया हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, बात ये है कि मार्केट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, उन्होंने वो मेथड एडॉप्ट करना है जिस मेथड से कॉस्ट कम से कम हो जाए और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, भले वो जो है कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। लेकिन जो प्लान्ड इकोनॉमी है उन्होंने हमेशा वो तरीका लगाना है जिस तरीके के तहत जो है वो जॉब्स हर एक के लिए हो जाए। तो उन्होंने यूज मेथड टू इंश्योर जॉब्स, उन्होंने वो मेथड लगाना है जिससे सबको जॉब्स मिल जाए, इंश्योर जॉब्स के उन्होंने वो मेथड लगाना है जिसके तहत सबको जॉब्स मिल जाए। क्लियर जी? अच्छा, अब वही बात आ जाएगी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेथड लेगा, प्राइवेट सेक्टर वो मेथड लेगा जिसमें कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर वो लेगा जिसमें जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जब चलेंगे आप, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? दो सवाल हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस और सिस्टम्स को सामने रख के जवाब दे दिया जी, शाबाश। और हाउ टू प्रोड्यूस, उस पर भी सिस्टम को सामने रख के जवाब दे दिया। अच्छा, अब बात आ गई फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस।
किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए, जो मार्केट इकोनॉमी उसका फैसला तो हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब हमने चैप्टर 2 चैप्टर 3 मार्केट इकोनॉमी पढ़ी थी, बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी पढ़ी थी। तो हम मार्केट इकोनॉमी का फैसला पढ़ रहे हैं कि फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, जिसके पास दो चीज़ें हैं, विल टू परचेस एंड पावर टू परचेस। सिर्फ उसके लिए चीज़ें बनाएंगे जो हमारी चीज़ें ख़रीदना भी चाहता है और उसके पास उन्हें ख़रीदने के लिए पैसे भी मौजूद हैं। जिसके पास पैसे नहीं, हम उसके लिए कोई चीज़ नहीं बनाएंगे। मार्केट इकोनॉमी, विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज, दिस इज़ द रूल, सिंपल रूल। ठीक होगी बात। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे प्लैंड इकोनॉमी में, तो प्लैंड इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एवरीवन। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हर एक के लिए बनाई जाएंगी, चूँकि तमाम लोग जो हैं वो अवाम हैं, है ना। सुफियान बेटे आपका माइक कौन है बेटा, फिर डिस्टर्बेंस हो रही है हमें। अच्छा, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो चलाएगा कैपिटल मार्केट का असूल या मार्केट इकोनॉमी का असूल कि जनाब हमने उसके लिए प्रोड्यूस करना है जिसके पास पैसा भी है और डिज़ायर भी है, हमने उसके लिए काम करना है। कौन कहेगा? प्राइवेट सेक्टर, कि पैसा और डिज़ायर होगी तो फिर बात करेंगे। और जो पब्लिक सेक्टर है वो कोशिश करेगा कि हम सब के लिए काम करें, फॉर ऑल, तो सब के लिए काम करेगा। अब ये जो है फ़र्क है दोनों में। अब आपने जब ये लिखना है तो कैसे लिखना है, आपने व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए एक ही पैराग्राफ में तीनों बातें ये लिखनी है, एक ही पैराग्राफ में ये तीनों बातें लिखनी है। याद इस तरह रखनी है टेबल पे, लेकिन पेपर में टेबल नहीं बनाना। एक पैराग्राफ पकड़ना है, उसके अंदर एक सेंटेंस मार्केट का, एक मिक्स्ड का, एक प्लान्ड का, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद एक पैराग्राफ, वो पैराग्राफ ख़त्म कर देना है, दूसरा पैराग्राफ बनाना है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। उसके लिए एक लाइन मार्केट इकोनॉमी, एक प्लान्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। याद रखना यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी दरमियान में है, वहाँ पे हमेशा पहला फ़िक्रा मार्केट का, दूसरा फ़िक्रा उसी पैराग्राफ में मिक्स्ड का, और तीसरा फ़िक्रा उसी पैराग्राफ में प्लान्ड का, और फिर तीसरा पैराग्राफ बनाना है। और तीसरा पैराग्राफ फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, पहला मार्केट इकोनॉमी का सेंटेंस, दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी का, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी का। इस तरह करके आपने एक्सप्लेन करना है। कितने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है शाबाश इस सवाल को? 3 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ व्हाट टू प्रोड्यूस का, एक पैराग्राफ हाउ टू प्रोड्यूस का, और एक पैराग्राफ फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस का। अच्छा, कितने नंबर का ये सवाल आएगा? ये तकरीबन 3 दफ़ा आया है, मेरी नज़र में गुजरा है 6 मार्क्स के लिए, 2-2 नंबर का एक पैराग्राफ। और अगर फीचर्स आ गए मिक्स्ड इकोनॉमी के, वो भी 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है? जी लिख कर एंटर कर दीजिए अगर बात सारी क्लियर है। जी शाबाश, सो इट्स गुड हो गया जी, गुड हो गया। अब तीनों सिस्टम मुकम्मल हो गए, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड कंपैरिजन ऑफ ऑल 3, तीनों का कंपैरिजन भी आ गया। अब बात आ जाती है हमारी, तो मैं आपको हर लिहाज से पेपर के तैयार कर रहा हूँ, यानी मार्केट इकोनॉमी में आया तो सवाल क्या आएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या आएगा वो मैंने बताया। अब मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का सवाल भी बताया, और अब मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कंपैरिजन आ गया तो कैसे करोगे। अब चलते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। ये हमारा तीसरा और आखिरी सिस्टम, चौथा और आखिरी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना क्या करेंगे
कि हम ये वाला जो आपका सिस्टम है यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग में इसको अलग-अलग कर रहा हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग में मैं अलग-अलग कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ऑन